जय हिंद साथियों, चलिए आज केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 देखते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। जितनी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को हम आपका इंक्लूड किए हैं। जैसे आपका एफडीआई हो गया, एफडीआई से क्वेश्चन आपका हाल ही में बीपीएससी पूछता है, ठीक है। एफडीआई आपका हो गया, जैसे आपका रेमिटेंस हो गया, जहाँ से आपका प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो रेमिटेंस के भी आपका सारे टॉपिक को आपको कवर किए हैं। जैसे आपका आयात निर्यात हो गया, यहाँ से प्रश्न आपका आता है। तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उसी पॉइंट को आपको हम शामिल किए हैं। यानी आपका इस क्लास देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण से छूटेगा, ठीक है। तो इस क्लास को चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया था। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के निर्देशन में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका भारत सरकार का प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर है, ठीक है। तो इसी के निर्देशन में यह आपका आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023-24 में अंतिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर जीडीपी में 8.2% वृद्धि थी। ध्यान रखिएगा, आपका भारत का 2023-24 में आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है ये आपका है 8.2% है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आपका रियल जीडीपी है, यानी वास्तविक जीडीपी है। वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं, जो आपका आधार वर्ष पर निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है। आधार वर्ष आपका 2011-12 है। इसी का आधार पर भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट आपका है 8.2%। किस वित्तीय वर्ष में, तो 2023-24 में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2023-24 में 8.2% है। और ध्यान रखिएगा 2024-25 में ये आपका अनुमान लगाया गया है। ध्यान रखिएगा 2024-25 में इसका अनुमान आपका लगाया गया है, ये आपका लगाया है 6.5 से लेकर 7%, ठीक है। 6.5% से 7% के बीच में ये आपका अनुमान लगाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस वित्त वर्ष में आपसे पूछा जा रहा है। 23-24 पूछेगा तो 8.2% होगा। और यदि आपका 24-25 में पूछेगा कि कितना जीडीपी वृद्धि दर होगा, तो आप 6.5 से 7% ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, और वित्त वर्ष आपका 2022-23 में भारत का जीडीपी जो ग्रोथ रेट था ये था आपका 7%। तो तीनों डाटा आपका अलग अलग है। तीनों डाटा का आप ध्यान से याद रखिएगा कि किस वित्त वर्ष में कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से आपको याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान 7% लगाया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार आपका बताइए कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा। तो विश्व बैंक के अनुसार 7% रहेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर समग्र सकल मूल्य वृद्धि में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का क्रमशः हिस्सा देखिए। ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का कितना हिस्सा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 17.7%, द्वितीयक क्षेत्र का 27.6% और तृतीयक क्षेत्र का 54.7% हिस्सा रहा है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट का आपका वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि रहा है क्रमशः। अब देखिए ये आपका क्या है, ये हिस्सा है, ठीक है, जो आपका जीवीए है, ठीक है। टोटल जीवीए में आपका प्राथमिक क्षेत्र पर कितना रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा आपका रहा है 17.7%, द्वितीय क्षेत्र का 27.6%, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है, तो 54.7% हिस्सा रहा है। ये क्या है, ये है वृद्धि कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है जीवीए में, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में का 1.4% वृद्धि हुआ है, द्वितीय क्षेत्र में 9.5% वृद्धि हुआ है और तृतीय क्षेत्र में 7.6% वृद्धि हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए कि आपका जो
जीडीपी है उसमें किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र का है, और सबसे कम हिस्सा किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार, सॉरी यहाँ माप होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है, मापदंड के अनुसार भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जुलाई 2024 में IMF द्वारा सॉरी यहाँ ए लिख गया है, मिस्टेक है, यहाँ IMF होगा। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी वर्तमान में कितना है, तो 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये किसका आंकड़ा है, तो IMF का आंकड़ा है, ठीक है, IMF का ये आंकड़ा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति 4.5% तथा वित्त वर्ष 25-26 में 4.1 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2024-25 में मुद्रास्फीति दर कितना रहने का अनुमान है, तो 4.5%, और 25-26 में आपका 4.1% मुद्रास्फीति रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है, सिंपली भाषा में समझ सकते हैं, महंगाई। तो आपका मुद्रास्फीति 24-25 में 4.5 और 25-26 में 4.1 रहने का अनुमान व्यक्त किया है कौन, RBI, ठीक है। फिर आपका है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गया है। ध्यान रखिएगा कि 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गया है। वही बात करें आपका युवा बेरोजगारी दर, देखिए युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% था, जो घटकर आपका 22-23 में 10% हो गया है। यानी 17-18 में युवा में बेरोजगारी दर 7.8% था, जो घटकर आपका 22-23 में 10% पर आ गया है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 25-26 तक भारत का राजकोषीय घाटा घटकर 4.5% आने का संभावना है। ये आपको जो बजट का क्लास करवाए थे उसमें आपको अच्छे से बताए थे कि किस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना है और कितना रहने का अनुमान है। तो वहाँ पर आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो आपका बजट करवाए हैं, ठीक है, केंद्रीय बजट जो आपका करवाए हैं उस क्लास को भी देखिएगा, वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका आते हैं। तो 25-26 तक सरकार ने राजकोषीय घाटा को 4.5% लाने का यानी यह घोषणा किया है और संभावना व्यक्त किया है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार भारत चावल, गेहूं, कपास, गन्ना के उत्पादन में दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी देखिए चावल, गेहूं, कपास और गन्ना के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश है कौन, भारत। जबकि दूध, दलहन, मसाले के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत आपका चावल, गेहूं, कपास, गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जबकि बात करें दूध, दलहन, मसाले, तो इस तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 23-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन आपका हुआ 328.9 मिलियन टन हुआ है। इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि 23-24 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में भारत में 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हुआ है, जो विश्व के उत्पादन का 8% है। यानी विश्व के कुल मछली उत्पादन का 8% सिर्फ भारत में हुआ है। और कितना हुआ है, तो 17.54 मिलियन टन, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी एक बार पूछा था, ठीक है, डाटा आपके एग्जाम में पूछा था एक बार, तो आ सकता है आपका बीपीएससी एग्जाम में। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारत विश्व में चीन, इंडोनेशिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश है। यानी भारत जो है वो विश्व में आपका मछली उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान कौन है,
चीन है, दूसरा स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया है, उसके बाद आपका तीसरा स्थान पर मछली उत्पादन में भारत है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी सीमेंट में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो प्रथम पर कौन है, तो ये चीन है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक और 5वां निर्यातक देश है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कपड़ा के उत्पादन में दूसरा स्थान पर भारत है और निर्यात करने में 5वां स्थान पर भारत है। निर्यात मतलब सिंपली समझिए कि कोई वस्तु को भारत दूसरे देश में बेच रहा है, उसको निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो निर्यात करने में 5वां स्थान पर है और उत्पादन करने में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 में कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यह देश के 42.3% आबादी की आजीविका का स्रोत है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछा भी है बीपीएससी ने। ठीक है, कि अभी आपका वर्तमान में भारत के कितने परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है, तो 42.3% आबादी अभी भी भारत में कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 42.3% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपया हुआ है। यानी इस बार आपका जो जीएसटी का संग्रह हुआ है, ये आपका रिकॉर्ड स्तर पर 20.18 लाख करोड़, इतना रुपया इस बार जीएसटी से संग्रह हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी जीएसटी से इकट्ठा हुआ है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं कि भारत के वैश्विक व्यापार यानी कितना निर्यात किया है, कितना आयात किया है, इस बात को हम देखते हैं। विश्व के कुल वस्तुगत निर्यात में भारत की हिस्सा वर्ष 2020 में 1.6% थी, जो 2021 में बढ़कर 1.8% हुआ और 2022 में भी आपका 1.8% हुआ। ठीक है, यानी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वस्तुगत निर्यात में भारत की हिस्सेदारी आपका जो 2020 में 1.6% थी, वो आपका 2022 में 1.8% हो गया है। सेवा में बात करें तो सेवा के निर्यात में 2020 में 4.1% थी, जो आपका 2022 में 4.4% हो गई है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से यदि आपका डीपली प्रश्न पूछा जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण से, तो यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, कि वैश्विक निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो वस्तु में कहा जाए तो अभी वर्तमान में आपका 2022 का डाटा है 1.8% है। ठीक है, और सेवा में देखा जाए तो 4.4% है। और निर्यात आप समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु भारत जो विदेश को भेजता है या बेचता है, उसी को हम निर्यात बोलते हैं। ठीक है, अपने भाषा में। फिर आपका अगला पॉइंट देखिए क्या है, वस्तुगत और सेवाओं की कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में, अब देखिए यहाँ बात कर आपका टोटल निर्यात में। ठीक है, वस्तु सेवा दोनों लगा करके, तो वस्तु और सेवाओं की कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सा 2020 में जहाँ 2.1% था, वही 2021 में 2.2% था, वही 2022 में आपका 2.4% हो गया है। तो देखा जाए आपका कि वैश्विक परिवेश में भारत की निर्यात आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 2020 से देखा जाए 2022 तक तो हमेशा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। पहले 2.1 था, फिर 2.2 था, फिर 2.4 हो गया है। यानी देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन जब आपका एग्जाम बनते हैं ना, डाटा जरूरी नहीं आपका पूछेगा, हाँ ये आपका एस्टिमेट आ सकता है कि पिछले 3 वर्षों से भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है। तो सही है, क्योंकि डाटा तो यहीं पर आपको काम आता है ना, जरूरी नहीं है कि आपका डाटा सेम टू सेम पूछे एग्जाम में। हाँ, स्टेटमेंट आपका इससे बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका जैसे भी पूछे, इस डाटा को आपको ध्यान रखेंगे तभी आपका प्रश्न बन पाएगा। और आगे आप अभी देखिए, आगे आप क्लास पूरा की देखिए, क्योंकि अभी जो अब आपका जो कल आगे मिलेगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जरूरी नहीं आपका डाटा एग्जाम में पूछे, लेकिन आगे जो हम क्लास अभी देखेंगे आगे आपका ये सभी इंपॉर्टेंट है कि भारत का आपका
विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ठीक है, भारत का कितना आयात है, कितना निर्यात है, ठीक है, और भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है, सबसे अधिक आयात किस देश से करता है, सारा हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिए, ठीक है, क्लास को पूरा देखिए। हम कह रहे हैं आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, उस तरह से हम आपको ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, और डाटा की बात करें तो डाटा आपका वो भी सही लाना, ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है। तो क्लास को आप शेयर भी कीजिए, जितने भी आपका फ्रेंड है उसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपके बीपीएससी के एग्जाम तक आपको पूरे जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास है सारा आपको हम करवाएंगे, करेंट अफेयर का हो चाहे बिहार स्पेशल को, सारा करवाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका यहाँ देखिए कि वस्तुगत निर्यात में भारत 2022 में 8वां स्थान पर था, वही आपका वस्तुगत निर्यात आयात में 9वां स्थान पर था। यानी 2022 में भारत देखा जाए तो आपका वस्तु के निर्यात में 2022 में 18वें स्थान पर था, वही आपका वस्तु के आयात में 9वें स्थान पर था, ठीक है। फिर आपका सेवाओं के, तो सेवाओं के निर्यात में 7वां स्थान पर था 2022 में, अभी आपका आयात में 8वां स्थान पर है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या है, आपका अगला पॉइंट है कि भारत में विदेशी व्यापार, भारत में विदेशी व्यापार। अब देखिए भारत का विदेशी व्यापार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कुल निर्यात कितना है, तो एक डाटा कब का है, तो 2023-24 का है, ध्यान रखिएगा 2023-24 का मार्च अप्रैल तक का ये आपका डाटा है। तो इसमें कुल निर्यात कितना किया है, तो 776.6 अरब डॉलर, ठीक है, 776.6 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इतना भारत ने कुल निर्यात किया है। कुल आयात कितना किया है, तो 854.80 अरब डॉलर, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो भारत का व्यापार अधिशेष कितना है, तो ये आपका माइनस में है -78.12 अरब डॉलर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है आपका एग्जाम में, आपको याद होगा तो आप जाकर देख सकते हैं कि आप 68वीं बीपीएससी का जाकर पेपर देखिए, ठीक है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिए। आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में आपका भारत का व्यापार अधिशेष कितना है, ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न आपका पूछा गया है, और इसीलिए आपको हम ये यहाँ पर डाटा को लेकर आए हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान आपका भारत का 2023-24 के अनुसार व्यापार अधिशेष कितना है। तो देखिए व्यापार अधिशेष क्या होता है, तो जब भी आपका क्या व्यापार अधिशेष, तो निर्यात में से आप आयात को माइनस कीजिएगा, ठीक है, निर्यात में से क्या कीजिएगा, आयात को माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पर निर्यात कितना किया भारत, 776.68 अरब डॉलर किया है, और आपका आयात कितना किया है, तो 854.8 अरब डॉलर किया है। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -78.12 आएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका वर्तमान में भारत का व्यापार अधिशेष है 78.12 अरब डॉलर, ये आपका हुआ व्यापार अधिशेष। वहीं पर आपका व्यापार अधिशेष न पूछ करके आपसे पूछे कि भारत का व्यापार घाटा कितना है, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, व्यापार घाटा कितना है, तो देखिए ये आपका माइनस में है व्यापार, ठीक है, आपका अधिशेष जो है वो माइनस में है। इसका मतलब क्या है, मेरा व्यापार घाटा में है, माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का व्यापार क्या है, घाटा में है। तो घाटा, जब भी आपका व्यापार घाटा आ गए तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है कि टोटल आयात में से आप निर्यात को माइनस कीजिए, ठीक है, आयात में से आप निर्यात को माइनस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस कीजिएगा, आयात में से निर्यात को घटाइएगा, तो ये आपका प्लस में आएगा 78.12 अरब डॉलर, ये आपका प्लस में आएगा क्योंकि ये व्यापार घाटा है, ठीक है। तो ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा कि व्यापार घाटा आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापार अधिशेष पूछा जा रहा है। यदि आपका व्यापार अधिशेष पूछेगा तो आपका ये माइनस में होगा, और व्यापार घाटा पूछेगा तो वही आपका प्लस में होगा, ठीक है। तो इस बात को आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ से प्रश्न आपका आने का बहुत चांस है, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट ये आपका है कि 2023-24 में भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाले महाद्वीप, यानी किस महादेश से को सबसे अधिक निर्यात किया है भारत, ठीक है। तो पहले देखिए भारत आपका सबसे अधिक एशिया को निर्यात करता है, उसके बाद आपका अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका अफ्रीका, ठीक है। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिए।
यदि डिटेल्स में आपका प्रश्न आएगा, डीपली प्रश्न यदि आपका एग्जाम आ गया तो यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको हम सभी पॉइंट को हम आपको इसमें शामिल किए हैं, एक भी पॉइंट आपको ऐसे नहीं छोड़े हैं कि जहाँ से आपका प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। सारा प्रश्न को हम सारे आपका पॉइंट को इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसलिए आप क्लास को जरूर देखिए। तो ये आपका हो गया कि भारत सबसे सर्वाधिक निर्यात किस महादेश को करता है, तो सबसे अधिक एशिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका अफ्रीका, ठीक है। ये तो आपका हो गया महादेश में। उसके बाद देखिए आपका फिर क्या है कि भारत द्वारा 2023-24 में भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाले देश, निर्यात किए जाने वाले देश किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है, तो इसका भी क्रम ध्यान रखिए। सबसे अधिक निर्यात आपका किया है यूएसए, उसके बाद यानी अमेरिका, उसके बाद आपका यूएई, उसके बाद नीदरलैंड, फिर चीन, फिर आपका सिंगापुर, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को आप एक बार ध्यान रख लीजिए। निर्यात मतलब क्या होता है कि भारत अपना सामान क्या करता है, दूसरे देश को बेचता है, ठीक है। तो जब अपना भारत से दूसरे सामान दूसरे देश जाता है उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, ठीक है। और निर्यात करना भारत के लिए क्या है, लाभदायक है। निर्यात करेंगे जितना उतना क्या होगा, मुझे डॉलर मिलेगा। देखिए कोई भी वस्तु अपना भारत को जो है वो विदेश में बेचेंगे तो वहाँ पर कोई जो खरीदेगा तो उसमें क्या होता है, डॉलर प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। तो भारत का आपका सबसे अधिक निर्यात किसको करता है, अमेरिका को करता है। अब समझिए सबसे अधिक निर्यात करता है अमेरिका को, उसके बाद यूएई को, उसके बाद नीदरलैंड को, उसके बाद चीन को, उसके बाद आपको सिंगापुर को, ठीक है। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिए। फिर आप देखिए आपका क्या है, अब आपका 2023-24 में भारत में सर्वाधिक आयात करने वाला महाद्वीप, यानी किस महाद्वीप से भारत सबसे अधिक आयात किया है, ठीक है। आयात किया मतलब क्या, दूसरे देश से भारत में जो वस्तु को मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयात करना, ठीक है। जैसे चाइना का मोबाइल है इंडिया में, तो चाइना क्या किया है, भारत को यानी भारत क्या किया, चाइना से आयात किया है, ठीक है। तो इसको आयात बोलते हैं। तो आयात करना भारत सबसे अधिक कहाँ से करता है, तो एशिया से आयात करता है, उसके बाद आपका यूरोप से, उसके बाद आपका अमेरिका से, उसके बाद आपका अफ्रीका से, ठीक है। इस क्रम को ध्यान रखिए। अब देश में ध्यान रखिए कि भारत सबसे अधिक आयात किस देश से करता है, तो चीन से करता है। देखिए चीन से आपका भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, चीन, उसके बाद आपका यूएई, फिर आपका अमेरिका, फिर आपका सऊदी अरब, फिर आपका इराक, ठीक है। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए देखने वाली बात यह है कि निर्यात जो आपका भारत सबसे अधिक करता है आपका अमेरिका करता है। देखिए अमेरिका को सबसे अधिक भारत निर्यात करता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अमेरिका के साथ हमेशा भारत का जो है ना व्यापार अधिशेष ही रहता है, घाटा में नहीं आता कभी। व्यापार अधिशेष आपका पूछे सबसे अधिक किसके साथ रहता है, तो ये आपका अमेरिका के साथ ही रहता है, ठीक है। यानी हम लोग घाटा में नहीं रहते हैं, लेकिन चाइना के साथ हमेशा घाटा में रहते हैं। चाइना के साथ हमेशा भारत का क्या रहता है, व्यापार घाटा में रहते हैं, क्योंकि चाइना वो अपना चाइना से क्या होता है, आयात ज़्यादा होता है, हम लोग निर्यात कम कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, चाइना के साथ व्यापार घाटा अधिक होता है। लेकिन अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका के साथ मेरा व्यापार अधिशेष रहता है, यानी अमेरिका को हम ज़्यादा निर्यात करते हैं। वो जितना हमको वहाँ से जितना हम आयात करते हैं उससे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं किसको, अमेरिका को। इसीलिए अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष में रहते हैं, ठीक है। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए अगला पॉइंट आपका है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के अनुसार 2023-24 में देश के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, यहीं से प्रश्न आपका हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, 69वें बीपीएससी में पूछा है, और इससे पहले भी आपका एफडीआई से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। तो एफडीआई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर आप सभी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में देश के कुल एफडीआई यानी कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 44.4 बिलियन डॉलर था। यानी ध्यान रखना है कि 2024 में भारत का कुल एफडीआई कितना प्राप्त हुआ भारत को, तो 44.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। फिर अगला पॉइंट देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 11.3 बिलियन डॉलर का एफडीआई अंतर्प्रवाह हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह घटकर 9.3 बिलियन डॉलर हो गया। यानी देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र में क्या हुआ है, तो एफडीआई में गिरावट हुआ है, ठीक है। एफडीआई में क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। और ऐसा ही प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा था, उसमें आपका ऐसे ही स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप देखिए ये आपको जो नंबर दिया है इस पर आप देखिए, ये आपको नंबर दिया है लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। हर आपका ये
यहाँ पर आपका नंबर दिया रहता है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667100845। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं आपका कि विनिर्माण के क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक प्रयासों के बावजूद 2021-22 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद FDI प्रभाव में गिरावट आई है। ये पॉइंट आया था आपका। ठीक है, जो आपका 69वें BPSC में पूछा गया था, इसमें आपका ये पॉइंट था। ठीक है, कि कोरोना काल के बाद से आपका FDI में क्या हुआ है, तो लगातार गिरावट आई है। बात सही है। ठीक है, तो 21-22 में शीर्ष स्थान पर पहुंचा था FDI। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका विनिर्माण क्षेत्र में इसका FDI का प्रभाव क्या हुआ, तो वहाँ सब प्रभाव घटा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ देखिए कि FDI जो आपका आया है भारत में, वो किस क्षेत्र में कितना आया है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक आपका FDI भारत को जो मिला है विनिर्माण क्षेत्र में, उसके बाद आपका विद्युत और अन्य ऊर्जा क्षेत्र में, उसके बाद आपका कंप्यूटर सेवाओं में, उसके बाद आपका वित्तीय सेवाओं में। ठीक है, तो इसका क्रम आप ध्यान रख सकते हैं। ये डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्रम को आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में FDI का प्रभाव जो हुआ है वो किन क्षेत्रों में हुआ है। इसका क्रम आपसे पूछ सकता है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। तो सबसे अधिक आपका हुआ विनिर्माण क्षेत्र में, उसके बाद आपका हुआ विद्युत और अन्य ऊर्जा क्षेत्र में, उसके बाद आपका हुआ कंप्यूटर सेवाओं में, उसके बाद आपका हुआ है वित्तीय सेवाओं में। अब चलिए देखते हैं। हाँ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में FDI अंतर्प्रवाह के शीर्ष 5 देश, यानी भारत में जो आपका FDI आया है ये सबसे अधिक किस देश से आया है, तो सिंगापुर से। 23-24 का डाटा है, ध्यान रखिएगा, 23-24 का डाटा है। तो सबसे अधिक आपका FDI किससे मिला है, सिंगापुर से। टोटल का कितना, तो 26.58%। उसके बाद आपका मॉरिशस से FDI प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपका अमेरिका से हुआ है। ठीक है, अमेरिका 3rd स्थान पर है। उसके बाद आपका नीदरलैंड से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपका जापान से। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक आपका जो FDI है वो किस देश से मिला है, तो सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद नीदरलैंड और उसके बाद आपका जापान से। ये आपको परसेंटेज याद रहे न रहे, लेकिन इस क्रम को आप नहीं भूलिएगा, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सबसे अधिक FDI किस देश को मिला है, सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, किस देश से मिला है। ठीक है, तो सिंगापुर से सबसे अधिक FDI मिला है, मॉरिशस से, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद नीदरलैंड से, उसके बाद जापान से। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग सभी देशों से FDI के प्रवाह में कमी आई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में FDI में 3.49% की कमी आई है। यानी देखा जाए तो जितने भी देश से आपका भारत को FDI प्राप्त होते हैं, उन सभी देशों से आपका पिछले वर्ष की तुलना में FDI में क्या हुआ, गिरावट आई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं FDI के प्रवाह। ठीक है, किस वर्ष में कितना मिला है, ऐसा आपका इंपॉर्टेंट 1-2 वर्ष का ध्यान रखिएगा। 23-24 को ध्यान रखिए। ठीक है, 44.42 अरब डॉलर। 22-23 में कितना था, तो 46.03 अरब डॉलर था। ठीक है, 21-22 में कितना था, तो 59.77 था। और अब 20-21 में कितना था, तो 59.63 था। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि 2021-22 से ये आपको घटा है। आप देख सकते हैं कि 2021-22 से हमेशा आपका FDI में क्या हुआ, गिरावट आया है। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही से आपका डाटा नहीं पूछेगा एग्जाम में। हाँ, ये पूछेगा कि 2021-22 से भारत के FDI प्रभाव में क्या हुआ, कमी हुआ है। ठीक है, कमी आई है, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट। तो ऐसे आपका प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसके आपको ध्यान रखना होगा डाटा को भी। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, 23-24 का डाटा ध्यान रखिएगा। टोटल आपका जो FDI का प्रभाव हुआ है ये आपका 44.42 अरब डॉलर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष का रिकॉर्ड स्तर पर 12 जुलाई 2024 को कितना पहुंचा है, तो 670.857 अरब डॉलर, यानी बिलियन डॉलर। यहाँ से प्रश्न आपका BPSC में हमेशा आया है, और ये आपका BPSC का फेवरेट टॉपिक ही है।
ठीक है। आप देखिए इसका प्रीवियस ईयर्स का बीपीएससी का, तो आपको हर 1-2 वर्ष के पीछे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। हर 2 वर्ष पर आपका ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आपका पूछा गया है। तो भारत का भी आपका वर्तमान में जो विदेशी मुद्रा कोष का जो रिकॉर्ड है ये आपका है 670.857 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर मिला है, ठीक है। ये कब का डाटा है? तो 12 जुलाई 2024 का डाटा है। आप कहेंगे कि सर अभी तो 700 प्लस हो गया, ठीक है, अभी आपका 700 प्लस हो गया है, लेकिन अभी का डाटा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है और उसमें आपका जो डाटा आते हैं ना, उसी डाटा के अनुसार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो यही आपका जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं कि अभी आपका 700 प्लस हो गया, ठीक है। अभी का आपका एग्जाम नहीं पूछेगा, आपका एग्जाम जो पूछता है वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण के आपका अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण में आपका 22 जुलाई तक का रिपोर्ट दिया है और उसमें आपको बताया गया है कि 670.857 अरब डॉलर अभी भारत का टोटल विदेशी मुद्रा कोष है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलिए देखते हैं इसमें कि विदेशी मुद्रा कोष में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। हालांकि हम डाटा भी आपको यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं कि किस में कितना मिला है, लेकिन ये डाटा आपको जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या क्या शामिल होता है। तब पहला आपका है विदेशी मुद्रा यहाँ पर मिस्टेक है, विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ परिसंपत्तियाँ होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो पहला आपका पॉइंट होगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, दूसरा आपका है स्वर्ण गोल्ड, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? तो विदेशी आहरण अधिकार है, SDR उसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो तीसरा आपका SDR है। चौथा में क्या शामिल होता है? तो मुद्रा कोष के पास रिजर्व, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था 69वीं में कि आपका भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपका आ चुका है। अगला पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में विश्व में सबसे अधिक 120 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका 2023-24 में सबसे अधिक आपका जो रेमिटेंस है वो आपको भारत को मिला है। कितना मिला है? तो 120 बिलियन डॉलर मिला है, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर उसको बोलते हैं। तो इतना अरब डॉलर मिला है। अब देखिए रेमिटेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषण, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ही ध्यान रखिए रेमिटेंस। रेमिटेंस किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिए, देखिए भारत के जो नागरिक है, ध्यान रखिए जितने भी आपका भारत का नागरिक है, ठीक है, वो व्यक्ति विदेश जाकर, वो विदेश में कोई भी देश हो सकता है भारत छोड़ करके, चाहे आपका UAE ले लीजिए या अमेरिका ले लीजिए या चाइना ले लीजिए, ठीक है। तो किसी देश जाकर वो व्यक्ति भारत के नागरिक जो पैसा कमाते हैं और कमाने के बाद जो अपने देश को भेजते हैं, इसी पैसा को बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। देखिए ऐसा आप समझिए कि कोई नागरिक भारत का है, ठीक है, भारत का है और UAE में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, UAE में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से वो पैसा कमाता है, ठीक है। मान लीजिए वो वहाँ का डॉलर में बात करें $100 मान लीजिए कमाता है, ठीक है, डॉलर में बात करते हैं, कमाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? भारत को ये पैसा भेजते हैं, ठीक है। अब जब भारत को भेजते हैं जो पैसा, और उसी को बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेमिटेंस। और आपको पता ही होगा कि कितने भारतीय आपका है जो विदेश में रहते हैं और पैसा कमा कर अपने घर भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने में भारत सबसे आगे है और ये 120 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है इससे भारत को, ठीक है। और ये कब का डाटा है? तो ये आपका 2023-24 का डाटा है, ठीक है। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डाटा है, इसे आप ध्यान रखिएगा और इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। तो चलो भारत तो प्रथम स्थान पर है ही, ठीक है, 120 बिलियन डॉलर के साथ। उसके बाद सेकेंड स्थान पर कौन है? तो मेक्सिको है। थर्ड स्थान पर कौन है? तो चाइना है। फोर्थ पे कौन है? फिलीपींस है। और 5 पे कौन है? पाकिस्तान है। फिलीपींस है, फिलिस्तीन नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। फिलीपींस और फिलिस्तीन में आसमान पाताल का अंतर है, ठीक है। तो भारत आपका सबसे अधिक भारत को रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपका मेक्सिको को, उसके बाद आपका चाइना को, उसके बाद आपका फिलीपींस को, उसके बाद आपको पाकिस्तान को, ठीक है। अब देखो ना भारत को 120 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है और चाइना को कितना है? 50 बिलियन डॉलर। थर्ड पर तो है लेकिन 50 ही है, 50% भी नहीं है भारत का, ठीक है। तो जो भारतीय आपका
देशभक्त होते हैं वो आपका दूसरे देश में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 120 बिलियन डॉलर भारत को रेमिटेंस प्राप्त हुआ है 2023-24 में, और ये अब तक का रिकॉर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थी को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। यानी आपका जो खाद्यान्न है उसे आपका अगले 5 वर्ष तक कितने लोगों को, 81.35 करोड़ लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि एम्स देवघर में विगत वर्ष 10,000वां पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यानी जो आपका एम्स देवघर है उसमें आपका पिछले साल 10,000वां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, भारत की ऊर्जा ज़रूरत को देखकर 2027 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने का उम्मीद है। यानी आपका 2027 तक भारत का जो ऊर्जा खपत है वो आपको बढ़ने वाला है कितना, 2 से 2.5 गुना, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 30 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार कुल 82.64 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना हो चुका है। यानी अभी तक देखा जाए आपका तो भारत में आपका जो सौर ऊर्जा है इसका क्षमता कितना है, तो 82.64 गीगावाट, इतना अभी तक स्थापना हो चुका है। अगला पॉइंट देखिए, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी, गैर जीवाश्म यानी इसमें आपका होगा क्या, पवन ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, ठीक है। तो इससे आपका 45.4% तक पहुंच गया। यानी टोटल बिजली के उत्पादन में अभी वर्तमान में आपका टोटल बिजली के उत्पादन में गैर जीवाश्म स्रोतों से आपका 45.4% यानी बिजली का उत्पादन होता है। तो कह सकते हैं इतना जो आपका ऊर्जा उत्पादन होता है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा अभी कितना हो गया है, 45.4% हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं आपका। अगला पॉइंट आपका है कि अप्रैल 2024 तक पीएम सूर्य घर योजना, अप्रैल 2024 तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, NSO के रिपोर्ट के अनुसार स्थिर मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1,06,744 रुपया का अनुमान है। और वही बात करें आपका कि चालू वर्ष पर चालू मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1,84,205 रुपया रहने का अनुमान है। आप कहिए देखिए ये भी तो 23-24 का ही डाटा है और ये भी आपका 23-24 का ही डाटा है, तो फिर प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्यों है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, स्थिर मूल्य पर क्या कर रहा है, स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य का अर्थ होता है आधार वर्ष पर, ठीक है। और अभी आपका भारत का जो आपका राष्ट्रीय आय निकालने का आधार वर्ष जो है ये आपका 2011-12 है, ठीक है, 2011-12 है। तो 2011-12 के आधार बेस पर देखा जाए, आपका आधार वर्ष पर देखा जाए तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, इसको बोलेंगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपका है 1,06,744 रुपया। वही बात करें वर्तमान ईयर पर, चालू ईयर पर यानी वर्तमान ईयर पर 2023-24 के अनुसार, तो इसमें आपका है 1,84,205 रुपया, ठीक है, 1,84,205 रुपया ये आपका भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो सीधे आपको पूछे कि 2023-24 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये आपको रियल वाला बताना है, ठीक है। सीधा पूछे, वहाँ पर आपसे न पूछे कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय उसको बोलते हैं चालू ईयर पर, जो आपका वर्तमान ईयर चल रहा था उस ईयर पर के आधार पर, ठीक है। तो आपसे हमेशा वास्तविक ईयर ही पूछा जाता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ही पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दोनों रखना आपको, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो ये था आपका केंद्र का यानी कह सकते हैं केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये क्लास देखिए और उसके बाद आप आर्थिक सर्वेक्षण का कोई भी प्रश्न बनाइए, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए आपको ऐसा ही पढ़ना चाहिए जो आपका बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न हो, ठीक है। देखिए ऐसे आपको याद करने के लिए ना आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारा डाटा है, उसको आप रटते रह जाइएगा बैठ करके, ठीक है, कि कितना गेहूं उत्पादन हुआ है, कितना चावल उत्पादन हुआ है, कितना आपका दाल उत्पादन हुआ है, तो आपको याद नहीं रहेगा। रटते रहिएगा लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है। याद करेंगे भी तो एग्जाम में आपका अब ऐसा प्रश्न नहीं आता है,
ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हो चाहे बजट हो, आप पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। बीपीएससी के आप PYQ प्रश्न को देखिए करेंट अफेयर में कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। यदि आर्थिक सर्वेक्षण पूछा भी है तो किस टॉपिक से पूछा है, यदि बजट से क्वेश्चन पूछा भी है तो किस टॉपिक से पूछा है, क्यों पूछा है, तो आप देखेंगे कि जो आपका चर्चा में रहता है बजट में वहीं से प्रश्न आता है। और आपका इम्पोर्टेंट इसमें आपका ये है कि आपका जो रेमिटेंस है यहाँ से प्रश्न आया है हमेशा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे हुआ आपका कि भारत का आपका जो आयात निर्यात है कहाँ से कितना होता है, यहाँ से प्रश्न आपका आता है, ठीक है। फिर आपका हुआ भारत का रेमिटेंस तो बताइए दिए, और जैसे आपका हुआ भारत का ये मुद्रा कोष कितना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका फिलहाल में पूछा गया है। तो आपको हम वही टॉपिक करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। ऐसे करवाने के लिए आप यूट्यूब पर देखिए ढेर ही है, लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत क्लास है आपका यूट्यूब पर है, आपका कि ढेर ही है, ठीक है। 2-2 लाख भी हो गया, 5-5 लाख भी हो गया, मिलियन भी हो गया है, लेकिन ये आपका एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा भी क्लास है, तो ऐसा क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है। वही क्लास देखिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपको हम वही टॉपिक करवाएंगे, वही पॉइंट आपको करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं बीपीएससी को अच्छे से, और क्योंकि बीपीएससी के PYQ के जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा हम देखते रहते हैं, ठीक है। वो इतना समझ लीजिए कि हम जहाँ सोते हैं उसके बगल में ही आपका बीपीएससी का PYQ का आपका बुक रहता है, ठीक है। हम कितना बार बना चुके हैं उसका कोई था नहीं है, ठीक है। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे हम जवाब दे देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए हम जानते हैं, एक एक प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। एक बार नहीं 10 बार देखते हैं कि क्यों आया है ये प्रश्न, कहाँ से आया है। तो आप ध्यान रखिए इतना चीज़ कि जितना आप लोग नहीं करेंगे ना उससे आपको 10 कदम ज़्यादा हम आगे रहते हैं, ठीक है। तब आपको हम क्लास करवाते हैं। चैनल को मत देखिए कि 1 लाख ही सब्सक्राइबर है, चैनल नया है, छोटा है, ये मत सोचो। यहाँ पर ना 10 मिलियन में भी आपको जो जिसका चैनल है ना उस पर भी आप ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये हम वादा के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर मत देखो, ये देखो कि क्लास कितना अच्छा है, जो कंटेंट देते हो कंटेंट कितना अच्छा है। तो आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।